स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और हमने पिछले अध्याय में चर्चा की आपातकाल के बारे में, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जाता है, कौन कौन सी परिस्थितियों में लगाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों में लगाया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल को जो लगाने की प्रक्रिया है वो भी हमने जानी। और आज हम फ्रेंड्स से चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगा दिया जाता है तो उसके प्रभाव देश के ऊपर क्या क्या पड़ते हैं, तो उन सभी की आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। और फ्रेंड्स, जितने भी नए जो है स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जो इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, तभी आपको जो है ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं और हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगा दिया जाता है तो जो प्रभाव भारत के देश पर पड़ते हैं तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि उसको जो हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी 3 प्रकार से हम भारत में आपातकाल के प्रभावों को देख सकते हैं। तो कह रहा है कि आपातकाल का एक तो प्रभाव पड़ता है केंद्र और राज्य संबंधों पर, दूसरा प्रभाव पड़ता है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर, और तीसरा जो लोगों की यानी जो भारत के नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी 3 की यहाँ चर्चा की जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा कर ली है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली, यानी मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है वो भी मैंने आपसे कंप्लीट करवा दिया। केंद्र राज्य संबंधों का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं पहला जो प्रभाव पड़ेगा भारत देश के ऊपर, यानी केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहा है जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में परिवर्तन होते हैं। इनका अध्ययन 3 शीर्षकों से देख सकते हैं, कार्यपालिक, विधायी और वित्तीय। यानी ये कह रहा है कि जब भारत देश में आपातकाल लग जाता है तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है यानी कार्यपालिक, विधायी और वित्तीय, इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है कि कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यूँ कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालिक शक्तियों के प्रयोग के तरीके के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि जब भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो केंद्र की जो सरकार होगी वो राज्य की सरकारों को, यानी राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियाँ हैं उनको जो है निर्देश दे सकती है। और कहता है सामान्य समय में केंद्र राज्यों को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम में केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर, यानी किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जब भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो केंद्र की जो सरकार होगी वो राज्य सरकारों को किसी भी विषय पर, यानी एनी ऑफ दी जो सब्जेक्ट है, यानी किसी भी विषय पर वो उनको जो है निर्देश दे सकती है। तो यहाँ इसकी बात कही जा रही है, लेकिन कह रहा है सामान्य अगर स्थिति हो, यानी जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हो तो उस स्थिति में तो क्या होता है कि कुछ ही मामलों में वो उनको निर्देश दे सकती है। आगे फ्रेंड्स कहता है कि विधायी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे जो है इस बात की चर्चा पहले की थी, यानी केंद्र राज्य संबंधों में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि वो 5 परिस्थितियाँ, यानी वो 5 परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई थी कि उन 5 असाधारण परिस्थितियों में संसद जो होगी वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो यहाँ ही उसकी बात, और उसमें मैंने आपसे एक परिस्थिति बताई थी, आपको याद हो, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें मैंने आपको बताया। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि जब भारत में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो संसद जो होगी वो राज्य सूची पर भी कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है मित्रों। फिर आगे कहता है यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता, यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि राज्य की जो विधायिका होगी उसकी विधायिका शक्तियाँ, यानी जो उसकी जो कानून बनाने की शक्तियाँ हैं वो जो है समाप्त नहीं होती, ये यहाँ कहना चाह रहा है। आगे कहता है यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती, संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। यानी मित्रों, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है कि भारत में अगर आपातकाल लग जाए तो भारत का जो संविधान है, यानी संविधान की जो संघीय विशेषता है भारत की, वो एकात्मक विशेषता में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है। आगे फ्रेंड्स कह रहा है
संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक लागू रहते हैं। यानी फ्रेंड्स, संसद ने मान लो आपातकाल में राज्य सूची पर कोई कानून बना दिया, तो वो राज्य सूची पर जो कानून बनाया वो हमेशा के लिए लागू नहीं होगा। वो केवल और केवल आपातकाल जब समाप्त होगा, यानी आपातकाल मान लीजिए जब समाप्त हो जाए, तो उस समाप्ति के 6 माह के अंतर्गत, यानी आपातकाल मान लो कि 6 माह के, यानी आपातकाल जो होगा वो आपातकाल की समाप्ति जब होगी, यानी जब भी आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो उस समाप्ति के अगले 6 महीने तक वो जो कानून है वो लागू रहेगा। आगे फ्रेंड्स कहता है, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर जो है अध्यादेश जारी भी कर सकता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मान लो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए और संसद का अगर सत्र ना चल रहा हो तो फिर राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो कह रहा है कि जो राज्य सूची पर, जब उस परिस्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को होगा, और राष्ट्रपति जो है वो उस परिस्थिति में जो है उस राज्य के विषयों पर जो है एक अध्यादेश, यानी जो ऑर्डिनेंस होता है उसको जो है वो पारित भी यानी जारी कर सकता है। और फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस की यानी अध्यादेश की बात तो हम आगे के अध्याय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आपको इतना समझा दूं कि मान लो किसी भी परिस्थिति में अगर मान लो कि कोई संसद या किसी का संसद का कोई सदन अगर काम नहीं कर रहा हो, तो उस परिस्थिति में मान लो कोई कानून बनाने की अत्यावश्यक आवश्यकता पड़ जाए, यानी बहुत ही जरूरी है कानून बनाना, तो फिर उस परिस्थिति में कानून कैसे बनाया जाए, क्योंकि कानून तो संसद बनाएगी। तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो जो है उस परिस्थिति में जो है एक अध्यादेश जारी करता है, यानी वह कानून, एक तरह से आप ये समझिए कि वह कानून ही होता है बस। आगे कहते हैं, इसके अतिरिक्त संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप केंद्र और इसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची से बाहर के विषयों पर इसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को लागू करने की शक्ति और कर्तव्य प्रदान कर सकती है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो संसद होगी वो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या करेगी कि जो केंद्र और इसके अधिकारी हैं, यानी केंद्र और इसके जो अधिकारी होते हैं उनको जो है उस कानून को लागू करने की शक्ति भी वो दे सकती है। आगे फ्रेंड्स कह रहा है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित 2 परिणाम कौन कौन से, अभी मैंने आपसे जो चर्चा की कौन कौन से, एक तो कार्यपालक और दूसरा विधायी, तो इन्हीं की बात यहाँ की जा रही है कि 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है हमने एक व्यवस्था की क्या कि जो 2 परिणाम हैं कौन कौन से, कार्यकारी और विधायी, इनका केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य पर ही नहीं वरन किसी अन्य राज्य में भी विस्तार होता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है, आसान शब्दों में आप ये समझो कि जब अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो विधायी और जो कार्यपालक जो कार्य होते हैं, यानी विधायी से संबंधित और कार्यपालिका से संबंधित अगर संसद कोई भी निर्णय लेगी तो वो जो निर्णय होगा वो भारत के प्रत्येक राज्य पर जो है लागू जो है हो सकता है, ये कहने का यहाँ जो है चाह रहा है। और फ्रेंड्स, वित्तीय संबंधों की बात करें, यानी जो केंद्र राज्य संबंधों में जो वित्तीय संबंध होते हैं उन वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कह रहा है जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य में टैक्स का संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र के मध्य और राज्य के मध्य जो हम टैक्स का जो बंटवारा करते हैं उस टैक्स के बंटवारे को जो है वो संशोधित कर सकता है, यानी कुछ राशि अधिक बढ़ा करके केंद्र को दे सकता है या जो है राज्यों को ज़्यादा राशि दे सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। यानी वो जो है पहले जो निश्चित किया हुआ जो टैक्स है, यानी मान लीजिए कि पहले ऐसा था कि आपातकाल से पहले जो है केंद्र सरकार को जो है 60% टैक्स मिलता था और राज्यों को 40%। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो है राष्ट्रपति ऐसा भी कर सकता है कि राज्यों को 70% टैक्स दे दे और केंद्र को 30% ही दे, या फिर केंद्र को 70% दे दे या राज्य को जो है 30% ही टैक्स दे। तो वो जो है कुछ भी संशोधन उसमें कर सकता है, ये बात यहाँ कही जा रही है। और कह रहा है इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम या समाप्त कर सकता है। यानी मित्रों, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि वो या तो धन को कम कर सकता है राज्यों को दिए जाने वाले, या फिर उसको समाप्त भी कर सकता है। आगे कह रहा है ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं और जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। यानी फ्रेंड्स, जिस वित्तीय वर्ष में आपातकाल समाप्त होगा उस वित्तीय वर्ष तक वो प्रावधान जो राष्ट्रपति करेगा टैक्स को बांटने के संबंध में, वो प्रावधान उस वित्तीय वर्ष में जो है लागू रहता है। और फ्रेंड्स, अगला कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है, यानी
जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं किस जो है समय तक, कितने समय तक चलती है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कैसे कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल जो है इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद एक कानून बना करके एक समय में 1 वर्ष के लिए और कितने भी समय के लिए बढ़ा सकती है। यानी फ्रेंड्स, आप ये समझो कि मान लीजिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो उस परिस्थिति में जो भारतीय जो सरकार है उसका कार्यकाल यानी वो कितने समय तक काम करेगी। यानी सामान्य शब्दों में तो हम जो जानते ही हैं कि जो भारत की जो सरकार है या राज्य की सरकार है 5 साल तक जो है चलती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उसी परिस्थिति में संसद क्या करेगी, एक कानून बना करके लाएगी और उस कानून के माध्यम से जो है जो लोकसभा का कार्यकाल है यानी जो भारत की सरकार का कार्यकाल है या राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है उसको 1 साल तक के लिए बढ़ा देगी। यानी 6 वर्ष तक वो जो है फिर सरकार चलेगी। लेकिन कह रहा है कि एक एक साल कर करके संसद जो है उसको कितने भी समय तक बढ़ा सकती है। यानी संसद को ये अधिकार है कि वो 1 साल यानी फिर 1 साल बढ़ाएगी, फिर 1 साल बढ़ाएगी और फिर 1 साल बढ़ाएगी, ऐसे कर करके वो जो है कितने भी समय तक बढ़ा सकती है जब तक कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है। किंतु यह विस्तार आपात की समाप्ति के 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि अगर जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो जो है अनिश्चित समय तक लागू होगा। यानी अनिश्चित समय तक सरकारें अपना जो है कार्यकाल जो है करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है कि आपातकाल समाप्त होगा और आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह में जो है वो सरकार भी समाप्त हो जाएगी। और कह रहा है उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल हमने 2 बार बढ़ाया था, एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि जब इंदिरा गांधी के समय जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसी की यहाँ बात की जा रही है कि जो उस समय 5वीं लोकसभा काम कर रही थी तो हमने जो है उस समय उसके काम को यानी उसकी समयावधि जो थी उसको हमने बढ़ाया था। कब? जब 1975 में आपातकाल लगा था। और जो है ये आगे कहता है कि हमने जो है उसका कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया था। यानी मित्रों, अगर आप समझो तो वो जो साल चली, वो जो सरकार चली वो लगभग 7 साल तक चली थी और जो है 1 साल के लिए जो है हमने एक बार में उसको बढ़ाया था। आगे फ्रेंड्स कहता है इसी प्रकार राष्ट्रीय आपात के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आपातकाल की समाप्ति के वो 6 माह तक नहीं रहता। यानी वही जो प्रावधान केंद्र की सरकार के लिए होगा वही प्रावधान जो है यहाँ राज्य की सरकार के लिए भी कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें यानी हमने केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी हमने चर्चा की। फिर हमने चर्चा की कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं मूल अधिकारों पर आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो यह कह रहा है कि अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में हमने ये प्रावधान किया है कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो हमारे मूल अधिकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वे समाप्त हो जाएंगे या वे समाप्त नहीं होंगे। तो उन सभी का प्रावधान हमने इन दोनों अनुच्छेदों में किया है। कह रहा है अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। यानी मित्रों, कह रहा है अनुच्छेद जो 358 है, अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 358 में हमने ये बात बताई है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें जो मूल अधिकार मिले हुए हैं वो हमारे निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 359 में हमने ये बात कही है कि जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो हमें मूल अधिकार मिले हैं उनके अलावा उन अन्य सभी मूल अधिकारों के बारे में हमने जो है उसमें बताया है। और मित्रों, जब मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे तो मैंने स्पष्ट रूप से आपसे चर्चा की थी कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिले, यानी अनुच्छेद 19 में जो हमें 6 मूल अधिकार मिले हैं, कौन कौन से, आप जो है अभी तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिले हैं। तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिले 6 मूल अधिकार अनुच्छेद जो है 358 के अंतर्गत जो है आपातकाल में निलंबित हमारे कर दिए जाते हैं। आगे कहता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। कह रहा है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो
अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार हमारे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इनके निलंबन के लिए हमें किसी अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होती। यानी फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लग जाए तो अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें जो है 6 मूल अधिकार मिले हुए वो हमारे निलंबित कर दिए जाते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ एक अपवाद भी होगा। कौन सी परिस्थिति होगी? जब ही हमारे अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार हमारे निलंबन होंगे। मूल अधिकारों में मैंने आपसे चर्चा की थी और आज तो हम यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ही। और फ्रेंड्स, आगे ये कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त यानी अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में, राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने और हटाने के लिए कानून बना सकता है। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग जाए तो उस समय क्या होगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने भी हमें मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को जो है संसद कम भी कर सकती है और उनको जो है हटा भी सकती है। और इनको यानी कुछ भी इन दोनों में काम करने के लिए वो जो है कोई कानून बना सकती है। आगे कहता है, ऐसे किसी कानून और कार्य को इस आधार पर कि अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी मित्रों, आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मुझे 6 मूल अधिकार मिले थे और संसद ने मुझसे छीन लिए तो मैं जा रहा हूँ अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो आप ऐसा बिल्कुल उस परिस्थिति में बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको उस परिस्थिति में तो यह अधिकार ही नहीं होगा। लेकिन सामान्य परिस्थिति में तो आपको अधिकार है कि अगर आपके मूल अधिकारों का यानी आपको जितने भी मूल अधिकार मिले हैं उन अगर मूल अधिकारों का आपका उल्लंघन हो तो आप जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो। तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि सामान्य परिस्थिति में तो आप जा सकते हो, लेकिन आपातकाल की परिस्थिति में आप अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और आगे मित्रों कहता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो हमें मूल अधिकार मिले हैं वो अपने आप लागू हो जाते हैं। यानी आपातकाल में समाप्त हो जाएंगे और आपातकाल में तो हमारे जो 19 के अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा तो हमारे 19 के मूल अधिकार जो है अपने आप जीवित भी हो जाएंगे। यानी फिर हम जो है फिर क्या होगा, फिर तो सामान्य परिस्थिति बन जाएगी और फिर उस सामान्य परिस्थिति में अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप जो है फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा भी सकते हो। और आगे मित्रों कहता है, आपातकाल में किए गए विधायी और कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी मित्रों, आपातकाल में संसद ने कोई भी निर्णय ले लिया तो जो है आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा तो आपातकाल के बाद भी जो है उन निर्णयों को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यानी किसी भी प्रकार की आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। आगे फ्रेंड्स कहता है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 358 की संभावना पर हमने 2 प्रतिबंध लगाए। यानी अनुच्छेद 358 में हमने जो है कुछ प्रतिबंध लगाए हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। कह रहा है, पहला तो हमने जो है प्रतिबंध लगाया क्या कि अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा किस कारण के आधार पर कि किसी बाह्य देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया या फिर जो है हमारे जो है युद्ध हुआ किसी दूसरे देश के साथ, तो उस परिस्थिति में अगर मान लो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब ही हमारे अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार निलंबित होंगे। मित्रों, आप याद रखना, अगर हमारे देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या दूसरे देश के साथ हमारे देश का युद्ध हो जाए तब ही हमारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 मूल अधिकार हमारे मिले हुए वो हमारे निलंबित होंगे। अन्यथा सामान्य परिस्थिति में या अगर मान लो कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर वर्तमान में अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए, जैसा कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था कि उसने जो है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, तो अगर आज उस परिस्थिति पे यानी आज उस कारण के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए तो फिर भारत के जो है किसी भी संसद हो भारत की किसी भी जो है कोई भी संस्था हो, चाहे संसद हो चाहे राज्य का विधानमंडल, कोई भी जो है भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। ये यहाँ कहना चाह रहा है। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की बात की जा रही है। यानी मित्रों, अभी तक तो मैंने आपसे चर्चा की अनुच्छेद 358 की कि अनुच्छेद 358 में हमने क्या प्रावधान किया, और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुच्छेद 359 की। कह रहा है, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 359 में हमने ये बात कही है कि आप जो है आपातकाल के अंदर अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो है
सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और कह रहा है अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, लेकिन इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बात की जाती है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाया। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। यानी फ्रेंड्स, ये करा है हमने जो है अनुच्छेद 359 में ये बात कही है, यानी ये प्रतिबंध हमने लगाया है कि जो है राष्ट्रपति जो होगा वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं उनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने से आपको मना नहीं कर सकता। यानी मित्रों, आपको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों के अंतर्गत जो मूल अधिकार आपको मिले हैं उनको आप लागू करवाने के लिए जो है न्यायालय में जा सकते हो। ये बात यहाँ कही जा रही है। दूसरा कहता है कि अन्य शब्दों में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 भी आपातकाल में प्रभावी रहता है। यानी मित्रों, मैंने आपसे चर्चा की थी कि केवल और केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित किए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लेकिन प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का अधिकार है यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार हमें मिला है वो अधिकार तो हमारे आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। यानी आपकी स्वयं की अपनी रक्षा करने का अधिकार तो आपको किसी भी परिस्थिति में मिला हुआ है, चाहे कैसी भी भारत में परिस्थिति बन जाए, आप जो है अपनी स्वयं की रक्षा तो कर ही सकते हैं। यह अधिकार तो आपको संविधान ने दिया है और आपसे जो है भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा से बड़ा हो या कोई भी संस्था, आपसे इस अधिकार को नहीं छीन सकती। आप जो है इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाई गई। यानी आपातकाल से जो विधियां संबंधित है उन्हीं से आपको जो है चुनौती से संरक्षण प्राप्त है। आगे फ्रेंड्स हम बात करें तो कह रहा है अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर क्या क्या है। तो यानी अनुच्छेद 358 में क्या अंतर है, 359 में क्या अंतर है। तो कह रहा है कि पहला अंतर बता रहा है अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित जिनका राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबन करते हैं। यानी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 358 जो संबंधित है वो केवल और केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार हमें मिले हैं उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 359 जो है वो उन मूल अधिकारों से संबंधित है जो है अनुच्छेद 19 के अलावा जो मूल अधिकार है उन सभी मूल अधिकारों से ये संबंधित है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर 359 मूल अधिकार को निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकार के निलंबन को लागू करे। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जब भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो आपके जो अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार हैं, यानी फ्रेंड्स आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन से मूल अधिकार मिले हैं, ये बारे में आपने जो है बताया नहीं, तो आपसे मैं चर्चा कर दूं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें 6 मूल अधिकार मिले हैं। पहला अधिकार है, देखिए कौन सा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा, संघ बनाने का हमें अधिकार है। चौथा, हमें संचरण का अधिकार, यानी आप जो है भारत देश में कहीं भी संचरण कर सकते हो, यानी कहीं भी आप घूम सकते हो, लेकिन कुछ उसमें जो है अपवाद भी लगाए गए हैं। और पांचवा जो हमें अधिकार मिला है, यानी जो पांचवा हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार है, तो वो करा है निवास का अधिकार। यानी मित्रों, हमें जो है भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। और छठा जो हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार मिला है वो मिला है हमें वृत्ति का, यानी हमें किसी भी प्रकार के व्यापार को अपनाने की जो है स्वतंत्रता, लेकिन जो है हमें अनैतिक व्यवसाय आप जो है उनको अपना नहीं सकते। तो उन्हीं की मित्रों यहाँ चर्चा की जा रही है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार मिले हैं वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल में अपने आप ही निलंबन यानी अपने आप ही वो समाप्त हो जाते हैं। और अनुच्छेद 59 में जो हमें मूल अधिकार मिले हैं, यानी अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि अनुच्छेद 359 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अलावा जो भी हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे कैसे निलंबन होंगे, यानी कैसे उनकी समाप्ति होगी। तो यह राष्ट्रपति जो है इसको यानी यह शक्ति हमें राष्ट्रपति को दी है कि वो उनको जो है निलंबित भी कर सकता है। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होता है तब ही लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल में, जबकि 359 बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में होता है। यानी मित्रों, मैंने आपसे अभी चर्चा भी की थी कि जब हमारे
देश में बाह्य केवल और केवल बाह्य आपातकाल के आधार पर अगर जो आपातकाल लगेगा, यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर हमारे देश में आपातकाल लगता है, तब ही हमारे देश में जो है अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार निलंबित होंगे। लेकिन अगर आंतरिक आपातकाल के आधार पर लगे तो हमारे देश के लोगों के मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के जो है निलंबित नहीं होंगे। लेकिन अनुच्छेद 359 जो है बाह्य चाहे भारत में युद्ध के या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगे या फिर जो है भारत में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगे, तो उन दोनों परिस्थितियों में ही अनुच्छेद 362 हमें जो है जानकारी यहाँ दे रहा है। आगे फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अनुच्छेद जो 358 है वो हमारे जो अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार हैं उनको जो है आपातकाल में पूरी अवधि के लिए हमें जो है निलंबित कर देते हैं। यानी आपातकाल में हमारे जो है अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं और पूरी आपातकाल की अवधि में ये समाप्त ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 59 के अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार राष्ट्र जो है संविधान ने दिए हैं उनको जो है राष्ट्रपति ही जो है यानी राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा कि ये जो अनुच्छेद 59 की यानी जो राष्ट्रपति ही निर्धारित यहाँ करेगा क्या कि अनुच्छेद 19 के अलावा जो भी हमारे मूल अधिकार हैं वो कितनी समय तक हमारे जो है निलंबित रहेंगे, यानी कितनी अवधि तक हमारे जो है अनुच्छेद 19 के अलावा मूल अधिकार समाप्त रहेंगे। तो यहाँ अनुच्छेद 59 के बारे में ये बातें कही गई है। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि अनुच्छेद 358 पूरे देश में और अनुच्छेद 359 पूरे देश और किसी विशेष भाग में लागू हो सकता है। यानी इन दोनों में क्या क्या अंतर है, तो कह रहा है अनुच्छेद 358 के आधार पर यानी अनुच्छेद 358 जो है वो पूरे देश में लागू होता है। यानी पूरे देश में अगर भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर, तब अनुच्छेद 358 की बात की जाती है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो फिर उसमें जो है हम अनुच्छेद 359 की बात करते हैं। और आगे कहता है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता। यानी फ्रेंड्स हमारे जो 20 व 21 के जो मूल अधिकार हैं वो जो है अधिकार हमारे आंतरिक यानी जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस परिस्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार हमारे बने रहते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। तो और फ्रेंड्स ये थे हमारे कि अनुच्छेद 358 और 59 में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की और आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की जो है कोशिश की। अगर मान लीजिए अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप जो है इसको जो है पुनः इन वीडियो को आप देख सकते हो। तो आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे कि अब तक भारत में जो है कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो यहाँ बात की जा रही है कि आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लगाया है, 62 में यानी 1962 में, 1971 में और 1975 में। यानी फ्रेंड्स इसकी याद करने की यहाँ ट्रिक बताई जा रही है। 125 आप याद रख लीजिए, यानी 1 का यहाँ बताया जा रहा है कि 1971 में, 2 का बताया जा रहा है 1962 में और 5 का बताया जा रहा है 1975 में। यानी भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। मित्रों याद रखिएगा, सामान्य रूप से तो आपको इतना ही याद होगा कि हमने जो है इंदिरा गांधी जी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो ये तो बात आप जो है सभी लोगों को याद होगी, लेकिन कम ही लोगों को ये बात याद होगी कि 62 यानी जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ और 1971 जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ तब भी हमने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो मित्रों आगे बात की जाती है कि पहली 2 आपातकाल घोषणा, यानी जब 1962 और 71 में हमने आपातकाल की घोषणा की तो वो हमने घोषणा की बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी घोषणा को हमने आंतरिक उपद्रव के आधार पर की थी। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य और नित्य कर्तव्य के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है जब हमने जो 1962 में यानी जब चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ, तो जब हमने जो आपातकाल लगाया तो उसी की बात कह रहे हैं कि ये जो आपातकाल हमने लगाए ये हमने जो है किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, जो है उसी आक्रमण के आधार पर यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर हमने राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगाए थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था वो तो उस समय तो किसी भी देश ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन उस समय जो है क्या स्थिति बनी थी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ रही थी, इसलिए जो है उस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया गया था और वो भी आंतरिक उपद्रव के आधार पर। और आगे फ्रेंड्स कह रहे हैं 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था। यानी फ्रेंड्स 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा,
वो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा था, यानी सबसे ज़्यादा विवादों में चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था, वो आपातकाल जो है कुछ अपने जो राजनीतिक उद्देश्य थे, जो है उनके जो है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाया गया था। और मित्रों जो है उस समय जो आपातकाल लगाया गया था वो जो है चुनावों से संबंधित था, यानी इंदिरा गांधी जी के चुनाव को जो है न्यायालय के द्वारा जो है उस समय जो है अमान्य करार दे दिया गया था, जिस कारण से उस समय इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया था आंतरिक उपद्रव के आधार पर। यानी वो तो जो है एक राजनीतिक उद्देश्य था जिसको पूर्ण करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। और उस समय जो है भारत में जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का जो है दुरुपयोग भी हुआ, और उस समय जो है आपातकाल में जब अधिकारों का दुरुपयोग हुआ तो उसका जो है लोगों ने विरोध भी किया। तो फ्रेंड्स ये था अपना राष्ट्रीय आपातकाल का टॉपिक, जो कि पहले अध्याय में मैंने आपसे, यानी पहले पार्ट में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की। और आज मैंने आपसे चर्चा की कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर भारत में लग जाए तो उस परिस्थिति में कौन कौन से जो है भारत में जो है प्रभाव पड़ते हैं, यानी मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र के और राज्य के जो संबंध हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो हम लोकसभा यानी जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकारें हैं उसके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी के बारे में यानी प्रभाव के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और फ्रेंड्स अगले अध्याय में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे कि जो अनुच्छेद 356 की यहाँ बात की जाती है कि राष्ट्रपति शासन कौन कौन सी परिस्थितियों में लगाया जाता है और कैसे उसकी प्रक्रिया होती है लगाने की, और क्या क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है, उन सभी की विस्तृत चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। और फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको जो है राष्ट्रीय आपातकाल का जो है टॉपिक वो सरल से सरल शब्दों में समझाने में मैं सफल रहा होऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में राष्ट्रपति शासन को लेकर के। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।